सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज शुरू करेंगे हम नया टॉपिक। आज का टॉपिक का नाम है सर हमारा आयजा 240 फ्रॉड। सर अब बात ये है कि ये बड़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर की ग्रेड के अंदर वेटेज के अंदर ये कवर हो रहा होता है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका सवाल ना आए पेपर के अंदर। या तो कंपनी लॉ का सवाल आता है जो ऑडिट सिनेरियो वाला था 6 नंबर का, या तो फ्रॉड का सवाल आता है। इन दोनों में से एक सवाल जरूर आता है, या तो कंपनी लॉ का सवाल आएगा या तो सर फ्रॉड का सवाल आएगा। अब कंपनी लॉ का सवाल आता है तो वो 6 नंबर का आता है, और अगर फ्रॉड का सवाल आता है तो सर वो कोई आता है 8 नंबर तक का। ठीक है ना। तो अगर सर मैं आपको बताता हुआ चलूं कि कितने क्वेश्चंस हमारे अब आज ये जैसे फ्रॉड कवर हो जाएगा तो इसके अंदर 30 से 35 क्वेश्चन हम फ्रॉड के करेंगे, जिसके अंदर केस स्टडीज भी आ जाएंगी, जिसके अंदर सर रट्टे के सवाल भी आ जाएंगे। तो काफी आसानी से आप समझ लेंगे। सर अब मैं आपको बताता हुआ चलूं कि फ्रॉड होता क्या है, वर्ड फ्रॉड की लघु माना क्या है। सर मैं आपको ये थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। सर फ्रॉड जो है, फ्रॉड का फ्रॉड की माना ये है, फ्रॉड का मतलब ये है, देखो, एक एक होती है गलती, एक होती है मिस स्टेटमेंट। ठीक है ना। अब एक गलती अगर जाने अनजाने में हो गई, सर अनजाने में हो गई मतलब जानबूझ के मैंने नहीं की एक गलती। मैंने एक गलती सर अगर अनइंटेंशनली की, एक गलती मैंने अगर अनइंटेंशनली की तो सर उस गलती को बोला जाएगा एरर। पर अगर एक गलती मैंने जानबूझ के की, सर जानबूझ के की, इंटेंशनली सर उस गलती को बोला जाएगा फ्रॉड। उस गलती को बोला जाएगा फ्रॉड। सर एक गलती जो कि मैंने अनजाने में की, सर मेरी कोई नीयत नहीं थी, मेरा कोई इरादा नहीं था उस गलती को कमिट करने का, सर उसको क्या बोला जाएगा, सर उसको बोला जाएगा एरर। एक गलती सर मैंने जानबूझ के की, ये क्यों की, किस वजह से की, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन जानबूझ के की तो सर उसको क्या बोला जाएगा कि भाई फ्रॉड किया मैंने। ठीक है ना। अब बात ये, फ्रॉड होता किस, फ्रॉड के टाइप्स क्या होते हैं, फ्रॉड किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किया जा सकता है, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या अहमियत है। तो सर अब सुने, टाइप्स ऑफ फ्रॉड। अब सुने सर, फ्रॉड जो होता है उसकी दो टाइप्स होते हैं सर। एक होता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। सर एक होता है फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब सर इन दोनों में क्या फर्क है, सर मैं अभी बताता हूं आपको। देखो, फ्रॉड कमेंट किया जा सकता है, मैनेजमेंट जो फ्रॉड कमेंट की कर सकती है वो सर कर सकती है या तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट में या तो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। अब सवाल ये कि कौन सी चीजें मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट कहलाती हैं और कौन सी फ्रॉड की चीजें फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहलाती हैं। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट है क्या, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है क्या। सर अब सुने, अगर सर पहले ना मैं आपको ये बता रहा हूँ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। सर अगर मैं कंपनी के एसेट को चोरी कर लूं, कंपनी के एसेट का गलत इस्तेमाल कर लूं, तो सर वो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट कहलाएगा। अगर मैं कंपनी के एसेट्स को सर उनका गलत इस्तेमाल करूं, जो उनका इस्तेमाल होना चाहिए वो ना करूं, सर कंपनी के एसेट का मिसयूज करूं, कंपनी के एसेट को सर कंपनी के एसेट को मैं चोरी कर लूं, तो सर वो कहलाएगा मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। जैसे कि सर
जैसे कि सर ये इस तरीके से आप सोचें, एक वर्ड है इम्बिजिलिंग ऑफ रिसिप्ट, इम्बिजिलिंग ऑफ रिसिप्ट। सर अब इम्बिजिलिंग ऑफ रिसिप्ट का क्या मकसद है? सर इम्बिजिलिंग ऑफ रिसिप्ट का ये मकसद है बेटा कि देखो सर, इम्बिजिलिंग और रिसिप्ट का ये मकसद है कि आपने कस्टमर से कहा यार पहले ना मैं लिख लूं इसको। लेट सपोज सर, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इसका एग्जांपल ये कि मैंने कस्टमर को कहा, एक कंपनी है, कंपनी ए लिमिटेड, ठीक है। इसने सेल की कस्टमर को कितने रुपए की? सर इसने सेल की कस्टमर को लेट सपोज कोई 100 मिलियन की क्रेडिट पे, इसने सेल की किसको सर? जी लिमिटेड को, सेल की। अब जी लिमिटेड को अगर इसने सेल की होगी ए लिमिटेड ने, तो किसके थ्रू की होगी? सर सेल्स मैनेजर के थ्रू, की होगी। अब सर इनवाइस किसने बनाई होगी? इनवाइस भी में, अब यहाँ पे ना यहाँ पे एक फाइनेंस और ऑफिसर था। अब ये जी लिमिटेड को क्रेडिट पे सेल की है, जी लिमिटेड को ए लिमिटेड को पैसे देने हैं कितने? 100 मिलियन। ए लिमिटेड के पास डेटर है जी लिमिटेड, सही है। इसके लिए डेटर है जी लिमिटेड और इसके लिए ए लिमिटेड क्रेडिटर है, ठीक है ना। अब एक बात सुने सर, इसने क्या करने हैं? पैसे रिसीव करने हैं, तो इसके लिए क्या बनेगी सर? रिसिप्ट। सर इसने क्या करने हैं? पैसे पे करने हैं, तो इसके लिए क्या बनेगी सर? पेमेंट। अब वर्ड है एम्बेजलिंग रिसिप्ट। सर तो इसकी बात कर रहा हूं मैं, सही है ना, इसकी बात कर रहा हूं, ए लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे बात सुनना, इस जी लिमिटेड के डायरेक्टर ने या किसी ने भी सर, फाइनेंस वाले ने ना पेमेंट की। जब पेमेंट की तो सर अब यहाँ पे ना कंपनी का एक अकाउंट हुआ करता है, कंपनी का एक अकाउंट होता है जिसके अंदर बैंक अकाउंट होता है, जिसके अंदर वो सारी रिसिप्ट की पेमेंट, आनी चाहिए। कंपनी का एक स्पेसिफिकली बैंक अकाउंट होता है। लेट सपोज सर वो है कोई एमसीबी के अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर पेमेंट आनी चाहिए। जी लिमिटेड ने जब पेमेंट की तो सर जी लिमिटेड ने एबीसी के एक ऑफिसर को फाइनेंस के ए लिमिटेड के ऑफिसर को कॉल की, यार मुझे बता कि कौन से बैंक अकाउंट में कॉल करनी है। जी लिमिटेड के पेमेंट वाले बंदे ने सर ए लिमिटेड के बंदे को कॉल की, मुझे बता कौन से अकाउंट में पेमेंट करनी है, अकाउंट नंबर दे दे। ए लिमिटेड के फाइनेंस के ऑफिसर ने क्या किया? ए लिमिटेड के फाइनेंस के ऑफिसर ने क्या किया? उसको ना अपना अकाउंट बता दिया, उसको ना अपना पर्सनल अकाउंट बता दिया, जैसे कि उसने बताया सर, अपना पर्सनल अकाउंट बताया। अब इसने ना पर्सनल अकाउंट नंबर बता के रिसिप्ट जो थी कंपनी की, कितने की रिसिप्ट थी सर? 100 मिलियन की रिसिप्ट थी, 100 मिलियन की रिसिप्ट थी। ये इसने जानी थी कहाँ सर? ये जानी थी यहाँ, लेकिन गई कहाँ सर? यहाँ चली गई। अब सर कितने दिन के लिए गई? अब देखो ये जो 100 मिलियन है, ये कंपनी के लिए क्या है? सर ये है कंपनी के लिए एसेट, क्योंकि अल्टीमेटली ये कैशेड बैंक बनता और एसेट साइड पे आता। पैसे आने थे यहाँ, चले गए यहाँ, किसकी वजह से सर? इसकी वजह से, इस मनुष्य की वजह से, इस बंदे ने जानबूझ के किया ये। अब एक बात सुने सर, लेट सपोज कंपनी का ये था सेविंग अकाउंट, लेट सपोज इसने क्या किया, और इसका भी ये था, इस बंदे का, इस फाइनेंस ऑफिसर का भी सर ये था क्या सर? इसका भी ये था सेविंग अकाउंट, ठीक है। इस फाइनेंस ऑफिसर ने जानबूझ के ये यहाँ बुलवाई, और उसके बाद इसने क्या किया? लेट सपोज पेमेंट हुई कौन सी तारीख पे सर? पेमेंट हुई कोई 1 जुलाई को, और इसने 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, मतलब लेट सपोज 3 जुलाई को इसने
1 जुलाई को इसने अपने अकाउंट में रिसीव की, 1 जुलाई को अपने अकाउंट में रिसीव की इसने, 3 जुलाई को इसने क्या किया, अपने अकाउंट से सर कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, अपने अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। अब ये जो 2 दिन पेमेंट चली गई ना, 2 दिन पेमेंट गायब हुई, 2 दिन ये रिसिप्ट गायब हुई, सर इसको बोला जाता है एम्बेजलिंग रिसिप्ट, एम्बेजलिंग रिसिप्ट। सर अब इसमें कंपनी को क्या नुकसान हुआ, सर कंपनी को ये नुकसान हुआ, देखो अगर कंपनी का सेविंग अकाउंट है, एक तो कंपनी की चीज थी, कंपनी के बैंक अकाउंट में ही आनी चाहिए थी, कंपनी के बैंक अकाउंट में ही आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आई। अब देखो, अगर कंपनी के बैंक अकाउंट में आती मतलब कंपनी के सेविंग अकाउंट में आती, कंपनी के सेविंग अकाउंट में आती मतलब 2 दिन का, 2 डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता, इंटरेस्ट कैलकुलेट होता, और ये इंटरेस्ट क्या बनता सर, इंटरेस्ट का इनकम बनता, सर इंटरेस्ट की इनकम बनता, जो कि नहीं बन पाया, जो कि नहीं बन पाया सर किसकी वजह से, सर इस इसकी वजह से, इस फाइनेंस ऑफिसर की वजह से ये नहीं बन पाया। सर इसको क्या फायदा हुआ बेटा, इसका कोई काम होगा, कुछ होगा, जब भी इसने ये काम किया, हो सकता है उस वक्त इसके पास पैसे नहीं हो, इसने ये यूज कर लिए हो, या हो सकता है इसका भी सेविंग अकाउंट है, तो इसने 2 दिन का इंटरेस्ट अर्न करने के लिए, इसका भी सेविंग अकाउंट है, 2 दिन का इंटरेस्ट अर्न करने के लिए 100 मिलियन पे इसने अपने पास ट्रांसफर करवा दिया, 3 जुलाई को इसने सर एकदम से बैंक के कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया। तो सर ये कहलाता है एम्बेजलिंग रिसिप्ट। सर अब दूसरा, सर दूसरा क्या है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट में, दूसरी चीज क्या आती है, सर दूसरी चीज मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट में ये आती है कि आप क्या क्या करो, देखो अब ना, एक होती है, आजान हो रही है, अच्छा वेट कर लेते हैं। अब देखो सर, एम्बेजलिंग रिसिप्ट क्या थी, एम्बेजलिंग रिसिप्ट वो चीज थी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के अंदर के यार मुझे ना पैसे, मैंने एक सप्लायर को सेल की, ए लिमिटेड ने सप्लायर को सेल की जी लिमिटेड को 100 मिलियन की क्रेडिट टर्म्स पे, ठीक है ना, तो सर अब जी लिमिटेड ने क्या करने, पैसे देने ए लिमिटेड को 100 मिलियन, ठीक है ना, तो ए लिमिटेड के लिए क्या बनी सर, रिसिप्ट बनी, सर बी लिमिटेड के लिए क्या बनी सर, पेमेंट बनी। अब हर कंपनी का ना एक बैंक अकाउंट होता है जिसके अंदर ना सप्लायर की पेमेंट रिसीव करती है, वो मतलब जो कस्टमर होता है उसकी पेमेंट रिसीव करती है। लेट सपोज ए लिमिटेड का अकाउंट है एमसीबी बैंक में, और वो सेविंग अकाउंट है, लेट सपोज। अब जी लिमिटेड के बंदे ने ना कॉल की ए लिमिटेड के बंदे को, फाइनेंस ऑफिसर को, यार मुझे पेमेंट करनी है 100 मिलियन की, मैं बताओ कहाँ पे करूं, तो ए लिमिटेड के फाइनेंस ऑफिसर ने क्या किया, उसको बताना था ये वाला बैंक अकाउंट, कौन सा वाला बैंक अकाउंट, ये वाला बैंक अकाउंट उसको बताना था। लेकिन उसने क्या किया सर, उसने ना अपना पर्सनल बैंक अकाउंट बता दिया, अपना पर्सनल बैंक अकाउंट नंबर बता दिया। अब इस बेचारे को पता ही नहीं, जी लिमिटेड को, ये पहली दफा डील कर रहा है, इसने अब इस जी लिमिटेड के बंदे ने ना इस पर्सनल अकाउंट में ना पैसे जमा करवा दिए, 100 मिलियन जमा होने कहाँ थे सर, जमा होने थे यहाँ पे, सर यहाँ पे जमा होने दे। अब देखो, रिसिप्ट आनी कहाँ थी सर, यहाँ आनी थी, यहाँ आ कहाँ गई सर, यहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई, ठीक है ना। अब सर ये क्या इसने जानबूझ के किया, सर बिल्कुल जानबूझ के किया, इंटेंशनली किया। एसिड, एसिड आना था, एसिड को गलत यूज किया, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसिड, एसिड को गलत यूज किया, ठीक है ना सर। अब ये हुआ क्या, अगर ये 100 मिलियन यहाँ पे आ गए तो फिर हुआ क्या, तो ये हुआ बेटा 1 जुलाई को रिसीव हुआ, 3 जुलाई को इसने क्या किया, बाद में ट्रांसफर कर दिया। अब हो सकता है इसका कोई सेविंग अकाउंट हो, तो 2 दिन का इसने पर्सनल अकाउंट में, 2 दिन का इसने इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम कमा ली 100 मिलियन पे। हो सकता है सर इसको कोई और काम हो जो इसने 2 दिन के पीरियड में पेमेंट कर ली, लेकिन 2 दिन इसने एसिड को, एसिड का गलत यूज किया, 2 दिन इसने एसिड का गलत यूज किया, जो उसके बाद 2 दिन के बाद इसने कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। और अगर कंपनी का सेविंग अकाउंट है तो कंपनी की 2 डेज की इंटरेस्ट इनकम चली गई। तो सर ये एसिड का इसने गलत यूज किया, तो इसको बोला जाता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसिड। क्या बोला जाता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसिड। अब एक और बात सुनो सर, दूसरा क्या इसका वो हो सकता है एग्जांपल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसिड का। अब सर दूसरा हो सकता है स्टीलिंग फिजिकल
एसेट, स्टीलिंग फिजिकल एसिड। सर स्टीलिंग फिजिकल एसिड का क्या मुराद, इससे क्या मुराद सर? अब एक बात सुने, इससे क्या मुराद सर? इससे ये मुराद मेरे भाई, स्टीलिंग फिजिकल एसिड से क्या मुराद सर? इससे ये मुराद के, अब देखो, या तो कंपनी की इन्वेंट्री पड़ी हुई है ना, या तो कंपनी की इन्वेंट्री पड़ी हुई है ना, अब इस इन्वेंट्री को चोरी कर लेना, इस इन्वेंट्री को चोरी कर लेना, या तो सर कंपनी का फिक्स एसेट पड़ा हुआ है ना, पोर्टेबल फिक्स एसेट, इन्वेंट्री पोर्टेबल होती है, ठीक है ना? पोर्टेबल वो चीज जो कि सर मूव हो सकते हैं, जैसे पोर्टेबल लैपटॉप होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर पोर्टेबल नहीं होता, लैपटॉप पोर्टेबल होता है, मोबाइल पोर्टेबल होता है, पोर्टेबल आइटम्स। सर गाड़ी पोर्टेबल होती है, फिक्स एसेट मूवेबल आइटम्स। सर फिक्स एसेट कंपनी का चोरी कर लिया, या दूसरी चीज सर, दूसरी चीज क्या हो सकती है सर? कोई स्क्रैप के अंदर माल पड़ा था सर, वो चोरी कर लिया, ठीक है ना? सर उसके बाद, अब देखो, हर कंपनी की ना, हर कंपनी की किसी भी चीज को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए सर एक सॉफ्टवेयर होता है नॉर्मली, या कोई टेक्नोलॉजी होती है सर, वो टेक्नोलॉजी होती है। जैसे केएफसी अपना बर्गर बनाती है, ब्रोस्ट बनाती है, ठीक है ना? उसका आज तक फार्मूला लीक नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि केएफसी जैसा ब्रोस्ट जो होता है सर, वो कोई और नहीं बना पाया है आज तक, क्योंकि उसका कोई फार्मूला है। तो सर वो क्या है, इसके लिए वो एसेट है, ठीक है ना? अब सर ये फार्मूला अगर लीक हो गया, ये फार्मूला अगर लीक कर दिया एम्प्लॉय ने, जानबूझ के किसी कॉम्पिटिटर को बता दिया, तो सर ये भी क्या हुआ, तो सर ये भी क्या हुआ सर? ये भी हुआ स्टीलिंग इन्वेंट्री या स्टीलिंग एसेट हो गया, ठीक है ना? स्टीलिंग एसेट हो गया। सर उसके बाद आखिरी क्या चीज रह गई सर? आखिरी चीज ये हो गई, अब देख लें सर, causing an entity causing an entity to pay for goods and services, to pay for services या गुड्स नॉट रिसीव्ड। सर इसका क्या मकसद, इसका क्या मकसद बेटा अभी बताता हूं। अब देखो, अब देखो सर, वो गुड्स या सर्विसेज जो एंटिटी ने रिसीव भी नहीं की। सर्विसेज मतलब जैसे कंपनी को कोई सर्विसेज दी जाए, और या गुड्स जो कंपनी ने ऑर्डर किए और कंपनी को रिसीव होने थे, उनके लिए नॉर्मली कंपनी पे कर रही होती है ना। लेकिन एक कंपनी ने रिसीव ही नहीं की चीजें और उनकी पेमेंट कंपनी से की गई। सर इसका क्या मकसद, इसका क्या मकसद बेटा अभी बताता हूँ। अब एक बात सुनो, अब एक बात सुनो सर। लेट सपोज लेट सपोज कि कंपनी का फाइनेंस ऑफिसर है, इसने कोई इसने कोई घर घर के लिए कोई सामान लिया, घर के लिए कोई सामान लिया, अपने पर्सनल पर्सनल खर्चे किए, लेकिन पेमेंट कहां से की? ये इसने खर्चे किए, पर्सनल पर्सनल एक्सपेंस किया, पेमेंट भी इसको अपने जेब में से करनी चाहिए थी, लेकिन इसने पेमेंट कहां से कर दी सर? पेमेंट कर दी कंपनी के कैश में से, कंपनी के कैश में से, कंपनी के क्रेडिट कार्ड में से, कंपनी के बैंक अकाउंट में से इसने पैसे ले दिए। अब इसने पर्सनल एक्सपेंस क्या हुआ होगा? या तो होटल पे गया होगा, खाना वाना खाया होगा, ठीक है ना? या तो इसने और कोई सर्विस ली होगी, या तो इसने सर गुड्स खरीदे होंगे, गुड्स में मतलब कपड़े खरीदे सर, या और कोई चीजें खरीदी। तो सर लेकिन पेमेंट कहाँ से हुई? कंपनी के केस से। अब ये बताओ, क्या कंपनी ने वो सर्विसेज रिसीव की जिनके अगेंस्ट पेमेंट हुई? नहीं सर, वो सर्विसेज रिसीव नहीं की, वो सर्विसेज तो इसने रिसीव की। सर कंपनी ने अगर सर ये फाइनेंस ऑफिसर बिजनेस के लिए खर्चा करता ना, बिजनेस के लिए खर्चा करता, तो फिर पेमेंट यहाँ से होती, तो फिर मसला नहीं होता। लेकिन इसने अपने घर के लिए खर्चा किया, पेमेंट यहाँ से हुई, तो सर ये गलत कहलाया जाएगा। अच्छा मैं एक और बात बताऊं सर, नॉर्मली क्या होता है, दूसरी चीज ये होती है
दूसरी चीज ये होती है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट का बंदा होता है ना, परचेज डिपार्टमेंट में परचेज मैनेजर होता है, परचेज डिपार्टमेंट में परचेज मैनेजर होता है। नॉर्मली नॉर्मली कंपनी को जो भी परचेज करनी होती है ना, वो उस परचेज मैनेजर को बोलती है, यार तू ना मुझे कोई भी डिपार्टमेंट होता है, सेल डिपार्टमेंट, सर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, या उसके अलावा कैंटीन वाला हो गया, ये सब किसको बोलते हैं सर? परचेज डिपार्टमेंट को बोलते हैं। यार हमें ना ये चीज परचेज करनी है, हमें ना ये चीज लेके दो। अब ये परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, जो वेंडर्स होते हैं उनसे कोटेशन लेके उनसे चीजें खरीद रहा होता है, ठीक है ना, इनकी जान पहचान हो जाती है। लेट सपोज सर, एक चीज मिलनी थी 100 रुपए की, एक चीज मिलनी थी 100 रुपए की, ठीक है ना। इस परचेज मैनेजर ने सप्लायर को कहा, ये सप्लायर कौन है? ए, सर मिस्टर ए है। इसने कहा, परचेज मैनेजर ने मिस्टर ए को कहा, यार बात सुनिए, तेरी चीज 100 रुपए की है ना, तू अपनी इनवाइस में ना, तू ना ये इस तरीके से लिख के ये महंगी करके चीज मुझे सेल कर, ये चीज महंगी करके मुझे चीज सेल कर। जैसे कि 100 की है ना, तू ना 150 की इनवाइस बना के मुझे सेंड कर दे, ठीक है ना। अब 100 रुपए जाने चाहिए थे, चीज थी 100 रुपए की, मैंने जानबूझ के दिए कितने? 150। बाद में ये जो 50 रुपए का डिफरेंस है ना, ये मैं फिलहाल तुझे कंपनी के बैंक अकाउंट से 150 रुपए ट्रांसफर तो कर लूंगा, 150 रुपए ट्रांसफर तो कर लूंगा, लेकिन रियल में चीज कितने थी? 100 रुपए की। 150 की किसने करवाई? सर इसने करवाई, सर इसने इसने कराई जानबूझ के। अब हुआ क्या? पेमेंट भी कितने की हुई? सर पेमेंट भी 150 रुपए की हुई, पेमेंट भी 150 की हुई। ये जो बीच का डिफरेंस है ना, ये बाद में मैं तुझसे ले लूंगा। अब देखो, कंपनी ने उन गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट की जो उसने रिसीव नहीं की है। 100 रुपए की गुड्स थी, बदले में देने कितने पड़ गए? 50 रुपए मजीद एक्स्ट्रा। क्या 50 रुपए की जो मजीद एक्स्ट्रा पेमेंट हुई, क्या कंपनी ने उन गुड्स और सर्विसेज की सर पेमेंट की? नहीं सर, उन गुड्स एंड सर्विस की कंपनी ने जो पेमेंट की है, उसकी अगेंस्ट कोई सर्विसेज रिसीव ही नहीं की, या कोई गुड्स रिसीव ही नहीं की है। तो उसको कहते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के अंदर ये सारी चीजें। दूसरी चीज सर, दूसरी चीज क्या होती है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के अंदर? आखिरी चीज वो ये होती है कि यार एंटिटी का जो एसेट है ना, एंटिटी का जो एसेट है, कंपनी का जो एसेट है, कंपनी का जो एसेट है, उसको गलत तरीके से यूज करना, पर्सनल के लिए काम के लिए यूज करना। जैसे कि गाड़ी दी गई है, गाड़ी दी गई है बिजनेस आवर्स में यूज करने के लिए और कंपनी के कामों के यूज करने के लिए, लेकिन उस गाड़ी को मैं यूज कर रहा हूँ पर्सनल कामों के लिए, तो सर ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट कर रहा हूँ। दूसरी चीज सर, इसके अलावा मैं गया बैंक से लोन लेने, मैं किसी से भी लोन लेने गया, मैं किसी से भी लोन लेने गया। अब उस सामने जैसे ना मिस्टर ए फाइनेंस ऑफिसर है, इसने क्या किया? लोन लेना था। किससे लोन लेना था? इसने लिया बी से लोन। कितने का लिया सर? 55 मिलियन का लोन लिया, या 58 मिलियन का लोन लिया, 58 मिलियन का लोन लिया। इस बी ने कहा ए को, मैं जो तुझे लोन दे दूं तो बदले में मुझे कोई गारंटी वगैरह तो दे दे, बदले में मेरे पास कुछ गिरवी तो रखवा, इस तरीके से मॉर्गेज या चार्ज तो करवा ले। तो इस ए ने क्या किया? कंपनी का एक लैंड पड़ा था, कंपनी का लैंड पड़ा था, इस पे मॉर्गेज। अब ये लैंड का ऑनर कौन है सर? इस लैंड का ऑनर कंपनी है। इस लैंड का ऑनर कौन है? कंपनी। सर इस लैंड पे मॉर्गेज करवा लिया, मॉर्गेज करवा लिया, और किसको दे दिया? मॉर्गेज बी को दे दिया, मॉर्गेज करवा दिया बी पे। लेकिन ये लोन रिसीव किसने किया? सर इसने खुद लोन रिसीव किया। तो सर ये गलत तरीके का यूज किया गया। मतलब ये लैंड, इसका मॉर्गेज का मतलब क्या? अगर सर इसने 58 मिलियन ये वापस नहीं किए टाइम पे, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ये जो लैंड होगा, ये किसको दिया जाएगा? सर ये मॉर्गेज के हिसाब से, सर ये मॉर्गेज के हिसाब से किसको दिया जाएगा? सर ये इसको दिया जाएगा। सो इस तरीके से मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट बनते हैं। अब बात है कि सर ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या काम? मिस अप्रोप्रिएशन एसेट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या काम? बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये काम, देखो देखो कैसे काम। सर अगर इन्वेंट्री चोरी हो गई, अगर, सब कुछ बता रहा हूँ सही है ना, अगर ये एम्बेजलिंग रिसिप्ट की मैंने, तो एंट्री होनी थी एक दिन, दूसरे दिन हुई एंट्री, इंटरेस्ट इनकम कम हो गई, रिसिप्ट जिस दिन रिकॉर्ड होनी थी उस दिन रिकॉर्ड नहीं हुई, सही है। उसके बाद सर स्टीलिंग फिजिकल एसेट, इन्वेंट्री
इन्वेंट अगर मैं रिसिप्ट को एम्बेजल करूंगा, आनी चाहिए थी डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में, लेकिन पहले दूसरे अकाउंट में गई फिर यहाँ पे आई। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे ये फर्क पड़ेगा कि देखो, एंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिसिप्ट आएगी, एविडेंस बनेगा, जब भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्री बनेगी ना, अकाउंट में पैसे आएंगे जब भी तो मैं एंट्री करूंगा ना, कैशेड बैंक डेबिट सप्लायर क्रेडिट, तो वो एंट्री बनी देर से। दूसरी चीज स्टीलिंग फिजिकल एसेट। स्टीलिंग फिजिकल एसेट का एक और एग्जांपल दे दूं, जैसे कि इन्वेंट्री पड़ी थी मेरे पास 100, ठीक है ना। अब अगर मैंने, तो सर अब मसला ये कि हम यहाँ पे थे कि यार मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट से हम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सर ऑडिट कर रहे हैं ना। अब अगर एसेट के अंदर मिस अप्रोप्रिएशन हुई तो इसमें सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या काम? बट हमें तो ये चेक करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सही से चीजें रिपोर्ट हो रही है कि नहीं। बेटा बात ये है कि अब देखो, एक इन्वेंट्री है, वो इन्वेंट्री लेट सपोज 100 यूनिट्स पड़े हुए थे इन्वेंट्री के, क्वांटिटी कितनी थी? 100। अब सर ये 100 की जो क्वांटिटी थी, ये 100 की जो क्वांटिटी थी, इसके अंदर 10 आइटम चोरी हो गए, 10 आइटम चोरी हो गए सर, चोरी हो गए। अब बचे कितने? 90। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो 90 शो हो रहे होंगे, सही शो हो रहे होंगे, लेकिन ये जो 10 चले गए, ये जो 10 चले गए, ये कैसे पता चलेंगे? इस तरीके से पता चलेंगे कि इन्वेंट्री की रिकंसिलेशन बनती है, जैसे फीफो कार्ड बनता है, एफको कार्ड बनता है, इन्वेंट्री का कार्ड बनता है ना, उसके अंदर ये चीजें पता चल रही होती हैं। अब ये चीजें जो चोरी हुई, ये तो थी तो कंपनी का एसेट ना, तो इस हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट सही हो रहा है, लेकिन ये जो चोरी हुई चीजें, इसको बोलते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क पड़ा। रिकॉर्ड होना चाहिए था ये, सर रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया ये, तो ये इससे चीजें से फर्क पड़ता है। सर अब यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, तो आ जाए सर, ये रीड कर लेते हैं हम, यहाँ से रीड करें सर, यहाँ से पहले ना ये वाला रीड कर लें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करें, ठीक है ना। बस उसके बाद ये रीड करके फिर नीचे आ जाना, फिर नीचे आ जाना, नीचे आ जाना, फिर ये वाला रीड करना, यहाँ से लेके ये वाला रीड करना, और उसके अलावा ये वाला रीड कर लेना, ठीक है ना। ये तीनों चीजें सर रीड कर लें आप, ये रीड करें तो फिर आगे बढ़े हम। अब सर, अब हम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट हो गया, अब मैं क्या देखूंगा? अब मैं देखूंगा सर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है? सर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये होती है कि मैं मेरे एसेट सही है, लेकिन मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानबूझ के गलत दिखाऊं, जानबूझ के गलत दिखाऊं। जैसे कि सर होता ये है कि इसकी एक एग्जांपल, बड़ी अच्छी एग्जांपल आप लोगों को दे दूं, जैसे कि सेल्स मैनेजमेंट को बोला जाता है, मैनेजमेंट को बोला जाता है, अगर तूने इस साल लेट सपोज 50 मिलियन की सेल करवाई, लेट सपोज तूने इस साल 2018 में 50 मिलियन की सेल करवाई, तो तुझे हम क्या करेंगे? मैनेजमेंट को बोला गया कि तुझे हम क्या करेंगे सर, हम 5% बोनस देंगे, 5% बोनस देंगे। अगर तूने इस साल 50 मिलियन की सेल करवाई तो तुझे हम 5% का बोनस देंगे। अब देखो ये जो बोनस है ये किससे रिलेटेड है? सर ये रिलेटेड है इस सेल के अमाउंट से। अब हुआ क्या? लेट सपोज सेल रियल में कोई हुई कितने मिलियन की? 49 मिलियन की। 49 मिलियन की रियल में क्या हुई सर? 49 मिलियन की रियल में सेल हुई। अब सर हकीकतन सेल इतनी हुई, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखानी है कितनी? 50 मिलियन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखानी है कितनी? 50 मिलियन। दिखानी चाहिए कितनी थी सर? ये दिखानी चाहिए थी जो कि रियल में हुई थी, ये वाली दिखानी चाहिए थी। लेकिन अब मैनेजमेंट चाह रही है कि यार हमें ना 5% का बोनस मिले, तो उन्होंने क्या किया? 50 मिलियन दिखाने दे। तो उन्होंने क्या किया? जानबूझ के सर जनरल लेजर के अंदर साल में आखिर में जानबूझ के फिक्टिटियस एंट्रीज का मतलब
सर गलत एंट्रीज जो एंट्री रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, जानबूझ के अकाउंटिंग एंट्रीज पोस्ट की, जैसे कि रिसीवेबल डेबिट, सर, और सेल्स या रेवेन्यू क्रेडिट, जानबूझ के ऐसी जो एंट्रीज हैं वो सर 10, 12, 13 आखिर में, साल के आखिर में पोस्ट की इन्होंने सेल को बढ़ाने की। लेकिन अगर आप इनके पीछे देखेंगे, इनके पीछे इनको वेरीफाई करने जाएंगे, तो सर इनके पीछे जब भी सेल होगी तो क्या होगा सर, सेल्स इनवाइस होगी, सर सेल्स इनवाइस के बाद गुड ऑफिस से बाहर निकला होगा, तो सर या परचेज ऑर्डर आया होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो वो चीजें सर एग्जिस्ट ही नहीं करती होंगी, वो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती होंगी। तो जानबूझ के साल के आखिर में गलत एंट्रीज पास कर लेना, झूठी एंट्रीज पास कर लेना, तो सर ये क्या कहलाता है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानबूझ के गलत बनाया गया। सर दूसरी चीज, अब एक बात सुने, सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, लॉस आ गया, प्रॉफिट पीएनएल के अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर लॉस आ गया, ठीक है ना। अब इस लॉस को, अब शेयर होल्डर्स का डर है आपको, शेयर होल्डर्स अगर ये देखेंगे तो क्या करेंगे सर, वो बोलेंगे कि कंपनी की परफॉर्मेंस सही नहीं है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, डायरेक्ट टर्स को रिमूव किया जा सकता है, ये सारी बातें। तो सर अब हुआ क्या, इस चीज को, इसको लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए सर गलत गलत इनकम दिखाई गई, या एक्सपेंसेस जो होने चाहिए थे वो रिकॉर्ड नहीं किए गए, या तो गलत इनकम बढ़ाई गई, गलत इनकम रिकॉर्ड की गई, बढ़ाई गई, या तो जो एक्सपेंसेस हुए ही नहीं, जो सर इनके एक्सपेंसेस हुए, रियल में हुए सर, वो कंपनी ने रिपोर्ट ही नहीं किए, पीएनएल के अंदर चार्ज ही नहीं किए, ठीक है ना। उसके अलावा सर, उसके अलावा उसके अलावा सर, कंपनी का, लेट सपोज होता क्या है, बैंक कहता है कि डेट कोवेनेंट रेशो बरकरार रखना, जैसे कि डेट कोवेनेंट रेशो का प्रेशर होता है, जैसे कि यार, मतलब एसेट साइड जो हो वो लाइबिलिटी साइड से 4 गुना ज्यादा हो, एसेट साइड लाइबिलिटी साइड से 4 गुना ज्यादा होनी चाहिए, ताकि लिमिटेड लाइबिलिटी का इश्यू ना हो। जब भी आप बैंक से लोन लेने जाते हो, तो लोन अगर बैंक देती है तो बदले में ये आपको कंडीशन लगाती है, ये पहले भी मैं बोल चुका हूँ। नॉर्मली बैंक, जरूरी नहीं कि यही कंडीशन लगाए, लेकिन नॉर्मली यही चल रहा होता है, या मतलब हर बैंक की अपनी मर्जी है, वो कुछ भी यूज, आपको इस तरीके की कंडीशन लगा सकती है। तो अगर कभी कंपनी से ये मेंटेन नहीं हो पा रहा होता, तो गलत इंट्रीज करके ऐसी कंपनी इस रेशो को बरकरार रखने के लिए गलत इंट्रीज कर रही होती है। दूसरी चीज सर, को वाउचर मिला कंपनी को वाउचर मिला, उस वाउचर पे फॉर्जरी करना, जैसे कि सर था 80 रुपए का, उसको 800 कर दिया, एक जीरो ज्यादा डाल दिया। सर जैसे कि ये था 50 रुपए, 500 रुपए का या 550 का, सर इसको ऐसे करके 850 किया गया, तो सर ये क्या है, फॉर्जरी। सर तो वाउचर को फॉर्जरी करना, वाउचर को मैन्युपुलेट करना, तो सर ये क्या कहलाता है, ये फाइनेंशियल। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, इस वाउचर से क्या होगा, सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे गलत इम्पेक्ट आएगा, एक्सपेंस बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, या एसेट गलत रिकॉर्ड हो जाएगा। दूसरी चीज, अकाउंटिंग एस्टीमेट, इरेजनेबल सर रिकॉर्ड करवाना, अकाउंटिंग एस्टीमेट इरेजनेबल यूज करना, जैसे कि अगर मैं रिवैल्यूएशन करवाने गया, कंपनी की लैंड है, उसको सर उसकी वैल्यू लगवाने गया, तो रियल में हो रही थी इम्पेयरमेंट, कंपनी की इम्पेयरमेंट हो रही थी, लेकिन कंपनी ने क्या किया सर, उसको रीवैल्यू कर दिया,
उसको रीवैल्यू कर दिया, रियल में हो रही होनी चाहिए थी इम्पेयरमेंट। एक एरिया में कंपनी कैसे होनी चाहिए थी, एक एरिया में कंपनी का ऑफिस था, वहां पे सब बिल्डिंग की सब लैंड की सब बिल्डिंग की क्या हुई थी, इम्पेयरमेंट हुई थी, लेकिन उसी एरिया में कंपनी के बिल्डिंग की रीवैल्यूएशन हुई थी। तो सर ये मेरे लिए फ्रॉड की बात है, इस रीवैल्यूएशन की वजह से क्या हो सकता है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। सर डेप्रिसिएशन का रेट जानबूझ के कम यूज करना, सर रिसीवेबल पे जानबूझ के अकाउंटिंग एस्टीमेट प्रोविजनिंग के वक्त गलत इस्तेमाल करना, तो ये सारी बातें। सर अकाउंटिंग पॉलिसी जानबूझ के चेंज कर लेना, अकाउंटिंग पॉलिसी जैसे कि एसएलएम मेथड डेप्रिसिएशन का चल रहा था, एसएलएम मेथड में अगर आप कभी नोट करें ना, डेप्रिसिएशन ज्यादा आ रही होती है एज कम्पेयर टू आरबीएम। एसएलएम मेथड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का चल रहा था, कंपनी ने अगले साल उसी एसेट को आरबीएम पे डेप्रिशिएट किया, तो इससे क्या होता है, उससे ये होता है कि एक्सपेंस कम रिकॉर्ड होगा, उससे ये होगा एक्सपेंस कम रिकॉर्ड होगा, तो एक्सपेंस कम रिकॉर्ड होगा तो मतलब प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये इनअप्रोप्रिएटली पॉलिसीज को चेंज करना सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शक्ल अच्छी दिखाने के लिए, पोजीशन अच्छी दिखाने के लिए जानबूझ के, इसको बोला जाता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब सर बात ये है कि यहाँ पे मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है बेटा, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है, ये तो आपको मैंने दोनों समझा दिए। आ जाओ पहले ना रीड कर लो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आ जाओ सर, ये यहाँ से आप रीड करें, यहाँ से आप रीड करें यहाँ तक, यहाँ से ऊपर से लेके आप रीड करें, यहाँ से लेके और यहाँ तक रीड करें सर आप। सर क्वेश्चन 2 और 3 रीड कर लें। क्वेश्चन 2 क्या है, recent worldwide events of fraud have raised several questions about the role of external auditor in relation to identification of fraud. Define the term fraud and describe any two major categories of fraud. भाईजान फ्रॉड बता दोगे ना, इंटेंशनली एरर, टू मेजर कैटेगरीज कौन सी हैं, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिफाइन करोगे और सर सवाल हो जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेन द टर्म फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इलस्ट्रेटिंग योर एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल्स, हो जाएगा ये वाला सवाल भी, ये वाला सवाल भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बताना है, यहाँ पे सब बता दें, हो जाएगा ना। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, 4 पे, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर, नहीं इसको छोड़ दें सर, इसको छोड़ दें। हाँ ये वाली सर, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए सर, बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट इज इन पोजीशन टू परपिट्रेट फ्रॉड एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल fraudulent financial statement. Identify 6 different ways in which fraud may be committed by management through overriding of controls. Overriding of controls की सर 6 बातें इसके अंदर बता दें तो ये तीनों हो जाए, ये भी सवाल हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा सर ये सवाल। चले आज के लिए यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर इसको फ्रॉड को कंटिन्यू करेंगे।